क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसका हम आज कवर करेंगे पार्ट 3। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 को प्लीज अच्छे से देख लेना, जिससे आपको पूरी एक अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले क्लास में चोरी चोरा इंसिडेंट तक हमने कर लिया था। ठीक है। तो आज हम इसमें यही डिस्कशन करेंगे जो कि किस तरीके से हमारे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ना वापस ले लिया था इसमें। क्लियर है। तो हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी विड्रॉ द मूवमेंट आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है। जैसे ही चोरी चोरा इंसिडेंट होता है तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है ना, उसको विड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो फील करते हैं जो कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये मूवमेंट जो है काफी ज्यादा वायलेंट होता हुआ जा रहा है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, अब गांधी जी क्या करेंगे, अगर मान लो कि हमने अभी तक क्या देखा, जैसे कोई भी आंदोलन या कोई भी मूवमेंट वायलेंट होते हुए जा रहा था तो गांधी जी क्या कर रहे थे, उसको वापस ले रहे थे ना। तो ऐसे ही चोरी चोरी इंसिडेंट में भी क्या हुआ, ये काफी ज्यादा वायलेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 22 पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था। क्लियर है। तो इसके कारण गांधी जी ने क्या किया था, ये आंदोलन को वापस ले लिया था। अच्छा, गांधी ये भी मतलब गांधी ये चाहते थे जो कि भाई, अब जो है ना, मैं अगर कोई भी मास मूवमेंट लेके आऊं तो इससे पहले मैं क्या करूं, इन लोगों को ना एक प्रॉपर ट्रेनिंग दूं। अच्छा, किसके रिगार्डिंग? सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के रिगार्डिंग, यानी कि किस तरीके से जो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस जो गांधी जी का है, ठीक है, जो आंदोलन में इसको यूज करते हैं, तो इसकी ये क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसको? लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था जो कि यार लोगों को ना नॉन वायलेंस के बारे में पता ही नहीं है, वो बात बात पे क्या हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको एक ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, इस तरीके से गांधी जी ये बोले। क्लियर है। अच्छा, 1922 के बाद क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, तो सबसे पहले स्वराज पार्टी बना। ठीक है, इसको फॉर्म किसने किया था? सिया दास ने। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने। अच्छा, मोतीलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। अच्छा, इनका जो एम है ना वो क्या था, एक तो ये चाहते थे जो कि हम क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, किनका? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का। ठीक है। तो इन दोनों का यही था जो कि भाई हमें क्या करना है ना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ताकि जो ब्रिटिश पॉलिसी है ना उसको हम अपोज कर सके। ठीक है, विद इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। क्लियर है। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन आता है, तो अगर हम वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर है, हमारे पास कुछ सीटें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपोज भी कर सकते हैं। क्लियर। ये किसका कहना था? ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का कहना था। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है रेडिकल लीडर्स की। ठीक है। अब रेडिकल का मतलब क्या होता है, तो थोड़े उग्र स्वभाव के, है ना, थोड़े मतलब क्रोधित टाइप के, है ना, उनको हर एक चीज क्या चाहिए, जल्दी चाहिए, यानी कि कुछ भी बदलाव उन्हें जल्दी जल्दी चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नेता? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, इनका डिमांड क्या था? अब ये कह रहे थे नहीं भाई, अब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं, हम तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे, जो कि हाँ कुछ सीट तुम्हारे पास कुछ सीटें हमारे पास। हमें क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि हमें पूरी तरीके से आजादी चाहिए। क्लियर है। और स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल भी इन्होंने मतलब किया था। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हमने दो चीजें देख ली थी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट आफ्टर 1922 हुआ, तो सबसे पहले स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ठीक है। तो इसको फॉर्म किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। क्यों किया था? ताकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, और कहीं ना कहीं अगर ब्रिटिश पॉलिसी कुछ भी चीजें आती है तो उसे वो अपोज कर सके। ठीक है, जो उनके बेनिफिट में नहीं है उसे वो क्या कर सके, अपोज कर सके। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या देखा, रेडिकल लीडर्स के बारे में देखा। ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इनका डिमांड क्या था? फुल इंडिपेंडेंस,
और कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब क्या होता है 1929 में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। क्लियर है। अब ये इसमें क्या हुआ था, है ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो एग्रीकल्चर प्राइस था वो कहीं ना कहीं 1926 तक क्या हो गया था, काफी ज्यादा मतलब गिर रहा था एग्रीकल्चर का प्राइस। ठीक है। और 1930 के आसपास ये क्या हो गया था, पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गया था। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। और क्या हुआ था, तो देखो, एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल। ठीक है। यानी कि जो एग्रीकल्चर गुड्स था वो क्या हो गया था, उसका डिमांड गिर गया था। और एक्सपोर्ट क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। अच्छा, एक्सपोर्ट डिक्लाइन, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि कोई भी सामान है, उसको हमें किसी विदेश में या कहीं पे भी किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर हम उसे सप्लाई कर रहे हैं अपने इंडिया से, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। और अगर वहां से कुछ भी चीजें इंडिया में आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स क्या हो गया था, फेल हो गया था। एंड एक्सपोर्ट जो हो गया था वो क्या हो गया था बेटा, डिक्लाइन हो गया था। Peasant found it difficult to sell their harvest and pay their revenue। यानी कि जो पीजेंट थे ना, वो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। किस चीज के लिए, जो भी उन्होंने उगाया था उसको बेचने के लिए। यानी कि उनके पास मान लो कि कुछ भी चीजें आए, ठीक है, तो उन्होंने हार्वेस्ट करके क्या रख लिया। अब उनको बेचने में क्या आ रहा था, दिक्कत आ रहा था। और साथ के साथ वो अपना जो भी लगान हो गया, जो भी टैक्सेस हो गया, ठीक है, उसको उन्हें चुकाने में भी क्या आ रहा था, डिफिकल्टीज आ रही थी। क्यों है, क्योंकि देखो, अगर मान लो कि एक्सपोर्ट होता ही नहीं है तो यहाँ से सामान बाहर नहीं जा पाएगा। अगर बाहर नहीं जाएगा तो किसानों का सामान बिकेगा नहीं। ठीक है। अगर सामान नहीं बिकेगा तो वो पे कैसे कर पाएंगे ब्रिटिशर्स को, जो लगान है वो कैसे पे कर पाएंगे, जो टैक्सेस है। क्लियर है यहाँ तक। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। ठीक है, जो कंट्री साइड हो गया था ना वो काफी ज्यादा टर्मोइल हो गया था। अच्छा, टर्मोइल मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उथल पुथल। ठीक है। टर्मोइल का मतलब क्या होता है, उथल पुथल। क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी कि काफी ज्यादा हमें फ्लक्चुएटिंग दिखने को मिल रहा था। ठीक है। काफी ज्यादा मतलब उथल पुथल उस टाइम पे हो रहा था। कहाँ पे, कंट्री साइड में, यानी कि ग्रामीण इलाकों में। अब हम आते हैं 1928 पे, साइमन कमीशन। ठीक है। देखो, साइमन कमीशन के बारे में ना आपके बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है। मतलब दिया हुआ है लेकिन उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है जितना हम डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्लीज इस पे थोड़ा और अच्छे से फोकस करना। क्लियर है। तो देखो, साइमन कमीशन 1928। क्लियर है। अच्छा, इंडिया में कब आता है भाई, ये 1928 में साइमन कमीशन आ जाता है। कहाँ पे आता है, बॉम्बे में आता है। वो भी हम ये चीजें अभी देखेंगे। क्लियर है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये साइमन कमीशन होता क्या है। ठीक है। व्हाट वाज द साइमन कमीशन, क्या है ये साइमन कमीशन। ठीक है। तो द साइमन कमीशन ऑफिशियली कॉल्ड द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। यानी कि इसको ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है। वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। इसको अपॉइंट किसने किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। कब किया था, नवंबर 1927 में। अच्छा, किस चीज के लिए किया था, तो रिव्यू करने के लिए किया था। अच्छा, रिव्यू भी किस चीज का, तो वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हुआ था ना, तो उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है, इन्होंने साइमन कमीशन बनाया था। अच्छा, क्या रिव्यू करेंगे, ठीक है, तो ये उसके वर्क को देखेंगे, जो कि हाँ, क्या हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 बनाया था वो सही से काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। और ये क्या करेंगे, तो ये करेंगे सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म फॉर इंडिया। ठीक है। यानी कि अगर कोई भी इन्हें लग रहा है जो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म आना चाहिए इंडिया के लिए, तो सजेस्ट भी कर सकते हैं। और इसका जो हेड था, ठीक है, इट वॉज हेडेड बाय कौन था, सर जॉन साइमन। क्लियर है यहाँ तक। हमने क्या देखा, जो साइमन कमीशन है इसको ऑफिशियली हम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जानते हैं। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब लेके आया था, 1927 में लेके आया था। ठीक।
उसके बाद ये किस चीज के लिए आया था, तो रिव्यू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 को रिव्यू करने के लिए आया था। और साथ के साथ में ये सजेस्ट भी कर सकता था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए, किसके, इंडिया के लिए। क्लियर है। और इसका हेड कौन कर रहा था, सर जॉन साइमन। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब व्हाई वाज इट अपॉइंटेड, ठीक है। देखो, हम ना इसमें साइमन कमीशन के एक एक चीज के बारे में देखेंगे क्लियर से। सबसे पहले ये होता क्या है, इसको अपॉइंट क्यों किया गया था, चलो ये भी देख लेते हैं। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 had promised that after 10 years a commission would examine how the reform were working। ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था ना, तो उसने प्रॉमिस किया था। अच्छा, क्या प्रॉमिस किया था, जो कि हर 10 साल बाद जो कमीशन है वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, यानी कि देखेगा। किस चीज को देखेगा, जो भी मतलब हाउ द रिफॉर्म वर वर्किंग, यानी कि जो रिफॉर्म्स है वो किस तरीके से काम वाम कर रहा है इसमें या नहीं कर रहा है। क्लियर है। एंड रिकमेंडेड फर्दर चेंज, ठीक है। और रिकमेंड करेगा किस चीज के लिए, जो भी कोई भी चेंजेस इसमें आना होगा तो उसके लिए वो क्या करेगा, रिकमेंड करेगा। क्लियर है। Therefore, the British government appointed the साइमन कमीशन। तो इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसने क्या किया था, अपॉइंट किया था। किसको अपॉइंट किया था, साइमन कमीशन को अपॉइंट किया था। क्लियर है। अब देखो, साइमन कमीशन के बारे में और भी चीजें देख लेते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1990, इसी की वजह से तो आया था। क्यों, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था ना, जो कि हर 10 years के बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है क्या, तो देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज अ ब्रिटिश लॉ दैट गेव इंडिया अ लिमिटेड रोल इन रूलिंग द गवर्नमेंट। ठीक है। यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जो था ना, ये क्या था, एक ब्रिटिश लॉ था जो इंडियंस को लिमिटेड रोल प्रोवाइड कर रहे थे। किस चीज के लिए प्रोवाइड कर रहे थे, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, चलाने के लिए। बट द ब्रिटिश स्टिल केप्ट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पावर। ठीक है, जो ब्रिटिश थे वो स्टिल केप्ट कर रहे थे, ठीक है, रख रहे थे, अपने पास ही रख रहे थे। क्या रख रहे थे, जो महत्वपूर्ण पावर्स होती थी, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स होती थी, उसको अभी भी ब्रिटिशर्स अपने पास ही रखे हुए थे। क्लियर है। यानी कि होता नहीं भाई, थोड़ा सा घी दे देना या मतलब थोड़ा सा चॉकलेट ऐसे खिला देना, तो वैसे इंडियंस के साथ कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ठीक है, यानी कि छोटे बच्चों की तरह 5 रुपए की टॉफी दिलवा के उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे। क्लियर है। तो अब देखो, अगर हम बात करें तो इसका हम कंपोजिशन भी देख लेते हैं। किस चीज के लिए भाई, तो साइमन कमीशन का क्या क्या कंपोजिशन था। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे टोटल 7 मेंबर थे। जो चेयरमैन था वो सर जॉन साइमन था। अच्छा, जितने भी मेंबर थे ना वो सारे ब्रिटिश थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, और एक भी इंडियन मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं था। क्लियर है। अब देखो, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये क्या कहता है, जो कि भाई हम क्या करेंगे, हम इंडियंस को, ठीक है, कुछ लिमिटेड रोल देंगे गवर्नमेंट को रन करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी जो मेंबर है वो सारे तो ब्रिटिशर्स हैं। क्या एक भी इंडियन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, एक भी इंडियन है ही नहीं। तो क्या इंडियन शांत रहेंगे क्या भाई, नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडियंस बॉयकॉट द साइमन कमीशन। यानी कि इंडियंस ने बॉयकॉट क्यों किया था साइमन कमीशन को, तो देखो कुछ रीजन है। सबसे पहले, नो इंडियन वाज इंक्लूडेड इन द कमीशंस, यानी कि जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी इंक्लूडेड इंडियन नहीं था। इंडियन फेल्ट इंसल्टेड दैट फॉरेनर्स वुड डिसाइड इंडियन फ्यूचर। यानी कि जो इंडियंस थे ना वो इंसल्ट महसूस कर रहे थे, फेल्ट कर रहे थे। ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको ये लग रहा था यार ये फॉरेनर जो है ये कैसे डिसाइड कर देंगे हम इंडियंस का फ्यूचर। ठीक है। अब मान लो कि आप ही हो, ठीक है, अब आपको फ्यूचर में क्या करना है, मे बी आप मान लो कि कोई आईएएस ऑफिसर बन जाओ, है ना। मे बी किसी का ये सपना होएगा मैं डॉक्टर बन जाऊं, कोई कुछ बनने, किसी का कुछ और सपना रहेगा, किसी का कुछ और ड्रीम रहेगा। लेकिन अगर आपके जो पड़ोसी हैं, जो नेबर है, वो आप पे राज चलाए, वो आपको बोले नहीं यार तू डॉक्टर मत बन भाई, ठीक है, तू क्रिकेटर बन जा, या
ऐसा कहते जो कि नहीं यार तू डॉक्टर मत बन, तू इंजीनियर बन जा। ठीक है, तो क्या आप ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगेगा जो कि यार ये पड़ोसी कौन है हमारा, मतलब फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडियंस को भी यही लग रहा था, जो कि हर एक चीज में ना ये ब्रिटिशर्स अपने आप आगे ही आ रहे थे। ठीक है, अब देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट एंड प्रॉपर इंडियन रिप्रेजेंटेशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज थे अभी हमने डिस्कशन किया था ना, जो कि हाँ जो रेडिकल लीडर्स थे, कौन बताओ? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों कौन से लीडर थे? रेडिकल लीडर थे। तो जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, ये डिमांड कर रही थी किस चीज के लिए? जो सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि खुद का गवर्नमेंट, एंड प्रॉपर इंडियन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो इंडियंस का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, ओके। अच्छा, इनका ना एक फेमस स्लोगन भी था। ठीक है, क्या स्लोगन था? साइमन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्लियर है भाई? अब देखो भाई, तो दिस साइमन कमीशन अराइव्ड इन बॉम्बे, जो आज मुंबई है, इन 3 फेब 1928। यानी कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आता है? 3 फरवरी 1928 को आता है। कब? कहाँ पे? बॉम्बे या मुंबई में। ठीक है, अच्छा, अब लोगों ने देखो भाई स्वागत किस तरीके से किया साइमन कमीशन का। तो सबसे पहले यार इन्होंने ब्लैक फ्लैग लेके, है ना, काला झंडा। उसके बाद इन्होंने स्ट्राइक किया, हड़ताल किया, प्रोटेस्ट अक्रॉस दी कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री में ये क्या हो गया भाई, प्रोटेस्ट करने लग गए, जो कि भाई इसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं है। तो इस तरीके से लोगों ने काफी ज्यादा, यानी कि बड़े लेवल पे इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। क्लियर? अब देख लेते हैं। अब प्रोटेस्ट एंड डेथ ऑफ लाला लाजपत राय इन लाहौर, लाला लाजपत राय लेड अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, यानी कि जो लाला लाजपत राय थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट में? साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है, अब क्या हुआ, जो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और काफी ज्यादा उन्हें चोट लग गया, यानी कि वो सीरियसली इंजर्ड हो गए। ठीक है, he later died on 17th November 1928। ठीक है, 17 नवंबर 1928 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा वो मतलब घायल हो गए थे, चोट लगी थी उनको, इंजर्ड थे इसीलिए। एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ अपोज्ड इट, यानी कि दोनों ने इसको क्या किया? इसका विरोध किया, अपोज्ड किया। ठीक है, किसने? कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि यार आप सबको अब तो पता चल ही होगा, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब हम इसी में ही क्या देखते हैं, लाहौर सेशन की बात करते हैं। लाहौर सेशन इन 1929। तो देखो, इन दिसंबर 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज और full independence for India। यानी कि ये जो दिसंबर 1929 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी के अंदर, यानी कि इसके हेड कौन थे? जो भी ये चीजें पूर्ण स्वराज का चल रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने क्या डिमांड किया? जो कि अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, यानी कि पूरा, पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा होता है। स्वराज मैंने खुद भी बताया था, स्व मतलब स्वयं, और राज मतलब खुद का राज। ठीक है, जहां पे हम खुद की राज करें तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वराज कहते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा, जो कि भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से आजादी चाहिए। किसके लिए? इंडिया के लिए। यानी कि अब हम ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया था 26 जनवरी 1930 को, जो कि भाई इस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे के लिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखो, अभी मैंने बात किया जो लाहौर सेशन हुआ था ना 1929 में। ठीक है, तो इसमें इन्होंने, नेहरू जी ने क्या कहा था? तो इन्होंने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज के लिए और फुल इंडिपेंडेंस के लिए। क्लियर? और 26 जनवरी 1930 में इन्होंने सेलिब्रेट भी करना स्टार्ट कर दिया था इंडिपेंडेंस डे के लिए। अच्छा, अब देखो, यहीं पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को क्रिएट हो गया था। ठीक है,
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को क्रिएट हो गया था, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया था? 26 जैन को किया था। क्लियर है? 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो क्रिएट हो गया था और 26 जैन को हमने क्या किया था? एडॉप्ट किया था। आ गया समझ में? 26 जैन को हमने एडॉप्ट क्यों किया था? क्योंकि इस दिन हमने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस डे को। ठीक है, 26 जनवरी को ही हमने क्या कर दिया था 1930 को, इसको एक तरीके से इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया था, जो कि हाँ भाई अब से इंडिया क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन ये काफी कम ही लोगों को ये चीजें पता चली थी और काफी कम अटेंशन लोगों ने इसमें दिया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसीलिए क्लियर। तो अब आई होप आपको पता चल गया होगा जो कि हमने 26 नवंबर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं अडॉप्ट किया और 26 जैन को हमने क्यों अडॉप्ट किया है। देखो, अब हम सॉल्ट मार्च, ठीक है, एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अच्छा, सबसे पहले ना बहुत बच्चों को ये डाउट होता है, उन्हें समझ में नहीं आता ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखो, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसका मतलब ये होता है जो कि कानून अब हम तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा मूवमेंट जिसमें अब हम उनको कोऑपरेट भी नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे? कानून को भी तोड़ेंगे। क्लियर? सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस abstract ideas of freedom to more concrete issue of everyday life। अब देखो महात्मा गांधी ने क्या किया था, तो इन्होंने मतलब एक पावरफुल सिंबल लिया था। ठीक है, इनका पावरफुल सिंबल क्या था? सॉल्ट था। ठीक है, यानी कि नमक। अब नमक जो है, सॉल्ट जो है, वो हर कोई यूज करता है अपने एवरीडे लाइफ में। यानी कि अगर मान लो कि कोई रिच है वो भी यूज करेगा और कहीं ना कहीं जो पुअर है वो भी यूज करेगा, यानी कि जितने भी हैं सभी क्लासेस के लोग इसको यूज करते हैं ना भाई। तो इसीलिए तो गांधी जी ने क्या किया था, इसी को ही अपना पावरफुल सिंबल माना था। क्लियर है? और पूरे नेशन को यूनाइट करने के लिए On Jan 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। यानी कि गांधी जी अपने 11 डिमांड किसके पास भेजते हैं भाई? लॉर्ड वाइसरॉय इरविन के पास। कब? 31 जैन 1930 को। अब सम ऑफ दीज वर जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि कुछ तो था वो आम था, कुछ जो था स्पेसिफिक डिमांड था। ठीक है, कुछ जो थे वो अलग अलग क्लासेस के थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, पीजेंट्स हो गए। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, जो पीजेंट हो गए ये अपना अलग ही सफरिंग कर रहे थे। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल्स थे इनका एक अलग ही प्रॉब्लम था। ये सारी चीजें हम ना इस चैप्टर में अच्छे से हम इसी वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में हम भाई इसको एक एक चीज को हम ना कवर करेंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका क्या डिमांड था और जो पीजेंट थे उनका क्या डिमांड था। अब देखो, द मोस्ट स्ट्राइंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबॉलिश द सॉइल टैक्स। ठीक है, अब ये जो थे ना ये क्या कर रहे थे, जो सॉल्ट थे उस पे भी ये टैक्स लगा रहे थे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, अब नमक जो है, सॉल्ट जो है वो क्या है, अमीर है गरीब हो कोई भी वो सभी यूज करते हैं। अब इस पे भी इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर है? और जो सॉल्ट था उसको हर कोई कंज्यूम कर रहा था। अभी मैंने बताया ही दिया आपको, अमीर हो या गरीब हो सब कोई यूज कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये फूड, मान लो कि आपकी मम्मी भी अगर फूड बनाती है और सारे मसाले डाल दे, लेकिन अगर सॉल्ट ना डाले तो क्या टेस्ट आएगा? क्या नहीं आएगा ना, क्योंकि इट्स एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। दैट्स व्हाई दीज आर टेस्टलेस। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, टेस्टलेस हो जाएगा। तो इसीलिए जो नमक था, ठीक है, वो क्या था, एसेंशियल आइटम था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आगे का पॉइंट। अब गांधी जी ने क्या किया, जो गवर्नमेंट का जो मोनोपोली था, ठीक है, किसके ऊपर? सॉल्ट के प्रोडक्शन के ऊपर। तो महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, क्या? जो कि ये जो ब्रिटिशर्स के जो ऑपरेसिव फेस है ना, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पूरी तरीके से डिवॉलिश कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये ऑपरेसिव फेस मतलब क्या होता है? यानी कि कहीं ना कहीं
दमनकारी टाइप के चेहरे, ठीक है। ऑप्रेसिव का मतलब क्या होता है, दमनकारी, यानी कि लोगों पे काफी ज्यादा थोड़ा अत्याचार टाइप का। क्योंकि देखो, जो नमक था उस पे इन्होंने मोनोपोली लगा दिया था, यानी कि हर कोई बना भी नहीं सकता है। और इस टॉपिक का नाम ही क्या है, सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि कानून को तोड़ने। अब महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी ने क्या किया भाई, अल्टीमेटम जारी कर दिया, ठीक है। इफ द डिमांड वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, यानी कि अगर डिमांड जो है वो 11 मार्च तक फुलफिल नहीं होती है, द लेटर स्टार्टेड, ठीक है, द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, ठीक है। अगर मान लो कि 11 मार्च तक अगर इनका डिमांड फुलफिल नहीं होता है, तो जो कांग्रेस है वो क्या लॉन्च कर देगा, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन मतलब कर देगा, ठीक है। और इरविन जो था ना वो अनविलिंग हो गया था, किस चीज के लिए, तो इसको नेगोशिएट करने के लिए, क्लियर है। यानी कि इरविन ने साफ साफ मना कर दिया था, एक तरीके से आप ये समझिए, ठीक। तो उसके बाद क्या हो गया, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो स्टार्ट हो गया। महात्मा गांधी ना 78 वॉलेंटियर, जो उनके ट्रस्टेड वॉलेंटियर थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये कैंपिंग को स्टार्ट भी कर दिया, जिसे हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो द मार्च वॉज ओवर 240 miles फ्रॉम गांधीजी आश्रम साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी, ठीक है। जो गुजरात का जो कोस्टल टाउन है ना डांडी, वहां तक ये हुआ था, ठीक है। क्या, दांडी मार्च, क्लियर है। साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन के दांडी तक, ठीक है। अच्छा, ये कितने माइल तक था, 240 माइल, क्लियर है। जो वॉलेंटियर थे वो 24 दिन तक चलते गए थे, और एक दिन में उन्होंने कितने माइल चले थे, 10 माइल चले थे, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो 1 माइल में कितना होता है, 1.6 समथिंग होता है, ठीक है। यानी कि आप ये समझो 1.609 1 माइल में, क्लियर है। तो अगर 10 माइल चल रहे होंगे तो मेरे हिसाब से नहीं कुछ तो 16 किलोमीटर होता होगा। और अगर 240 माइल चलेंगे, यानी कि 386 किलोमीटर ये लोग चल दिए होंगे, ठीक है। तो समझो भाई, इतना ज्यादा इन्होंने मतलब चला था उस टाइम पे, क्लियर है। अब देखो, जहां पे भी ना यार गांधी जी रुकते थे ना, वहां पे हजारों लोग आ जाते थे गांधी जी के पास, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद ना गांधी जी उन्हें ना स्वराज का मतलब भी बताते थे, जो कि भाई स्वराज का मतलब क्या है, क्लियर है यहाँ तक। जहाँ पे भी गांधी जी रुकते थे तो वहां पे लोग आते थे, और गांधी जी कहीं ना कहीं उनको बताते थे किस तरीके से हमें पीसफुली, यानी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें आगे शांतिपूर्वक आवाज उठाना है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी बताते थे जो कि भाई स्वराज का एक्चुअल मतलब क्या है। तो सारा इंफॉर्मेशन लोगों के साथ क्या करते थे उस टाइम पे, गांधी जी शेयर करते थे। अब क्या हुआ, ऑन 6 अप्रैल ही रिच्ड डांडी, यानी कि गांधी जी 6 अप्रैल को कहाँ पे पहुंच गए थे, डांडी में पहुंच गए थे, ठीक है। और उन्होंने वायलेट किया था किस चीज को, लॉ को, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर, यानी कि जो समुद्र का पानी था उसको गर्म करके बॉईल करके उन्होंने क्या बनाया था, सॉल्ट बनाया था, ठीक है। सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग की थी, क्लियर है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से शुरुआत हो गया था। अच्छा, किस चीज के लिए शुरुआत हो गया था, तो भाई सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट का ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। अब हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आप सबको ये भी लग रहा होगा, जो कि चलो मैं कंपैरिजन कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी आता है जो कि किस तरीके से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना वो नॉन कोऑपरेशन से डिफरेंट है। तो देखो, नॉन कोऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे, हम ब्रिटिशर्स की कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, यानी कि हम उसकी कोऑपरेशन को रिफ्यूज कर रहे थे, क्लियर है। लेकिन अगर मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हम कोऑपरेशन भी नहीं कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हम जो कॉलोनियल लॉ था उसको हम ब्रेक भी कर रहे थे, उसको तोड़ भी रहे थे, क्लियर है। यानी कि हम दोनों चीज कर रहे थे यहाँ पे, एक तो कोऑपरेट भी नहीं कर रहे थे, और दूसरा हम जो भी वो कानून बना रहे थे हम उस कानून को भी तोड़ रहे थे, क्लियर है। अब थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्लॉक द सॉल्ट लॉ, यानी कि जो भी ये सॉल्ट लॉ था ना, इसको थाउजेंड्स मतलब अगर मैं बात करूँ तो
कंट्री के अंदर ना डिफरेंट पार्ट्स में लगभग थाउजेंड्स बार मतलब लॉ को तोड़ा गया था। ठीक है, लिखा भी हुआ 1000 एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड डेमोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। देखो भाई, हम इंडियन क्या भाई काफी ज्यादा एग्रेसिव है ना। जो भी चीजें, जिस चीज के लिए भी हमें मनाही होएगा तो उसे हमें क्या करना और करने में मजा आता है ना। अगर मान लो कि आपके पेरेंट्स ने क्या दिया, यहाँ पे नहीं जाना है, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होएगा, यार मम्मी ने वहां पे जाने के लिए मना क्यों किया। ठीक है, अब तुम जाके दिखलाएंगे। तो वैसे ही इन्होंने कहा, यार रुको ब्रिटिशर्स, तुमने बोला था, तुमने सॉल्ट पे क्या किया था, मोनोपोली किया था, अब हम तुम्हारे सामने, तुम्हारे बिल्डिंग के सामने, फैक्ट्री के सामने में हम क्या करेंगे, कानून को तोड़ के दिखलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ था, जो फॉरेन क्लॉथ था उसका फिर से बॉयकॉट होना स्टार्ट हो गया। लिकर शॉप को क्या हो गया, पिकेटेड हो गया, यानी कि उसके बाद धरना प्रदर्शन होना स्टार्ट हो गया था। क्लियर है। जो पीजेंट थे वो क्या कर रहे थे भाई, रिफ्यूज कर रहे थे, मनाही कर रहे थे, किस चीज के लिए, जो रेवेन्यू था और जो चौकीदारी टैक्स था उसके लिए मना कर दिया था उन्होंने। उसके बाद जो विलेज ऑफिशियल थे उन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। एंड मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेट फॉरेस्ट लॉ। अब देखो, जो पीपल ऐसे थे जो फॉरेस्ट में रह रहे थे उन्होंने भी क्या कर दिया था, फॉरेस्ट लॉ को कहीं ना कहीं वायलेट कर दिया था। और जो रिजर्व फॉरेस्ट थे ना वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, अपने जानवरों को चराना स्टार्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं जो वुड्स थे, जो लकड़ी थे, उसे कलेक्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने देखा था ना जो कि ब्रिटिशर्स ने ये सब कुछ इनको बंद करवा दिया था। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पे जितने भी ये लोग थे तो इन्होंने ये चीजें किया, लॉ को इस तरीके से इन्होंने वायलेट किया। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, इंडिया से तो इतना कर दिया, क्या ये ब्रिटिशर्स शांत रहेंगे? नहीं रहेंगे ना भाई। इनको भी अब क्या लग रहा है, यार हमारी तो बेइज्जती हो गई, यानी कि हमने नाक कान कटवा दिया इंडिया में रह के, तो इनको भी ताने सुनने पड़ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर बाय वन। यानी कि जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया भाई, कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके इन्होंने अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दिस लेड टू वायलेट क्लासेस इन मैनी प्लेसेस, यानी कि ये कहीं ना कहीं वायलेट हो गया था। ठीक है, कई ज्यादा जगहों पे। उसके बाद जो अब्दुल गफार खान थे, ये एक तरीके से गांधी जी के क्या माने जाते थे, तो डिवोट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, तो भाई इसका अगर मैं एक सिंपल सा मीनिंग बताऊं ना कहीं गांधी जी के बहुत अच्छे और सच्चे भक्त थे। यानी कि गांधी जो भी चीज बोलते थे ये बिना सोचे समझे कि यार सोच समझ के ये फॉलो करते थे। ठीक है, तो इन्हें भी क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। कब, अप्रैल 1930 में। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो, जो महात्मा गांधी थे उनको भी अरेस्ट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे इन सोलापुर टू अटैक ब्रिटिश स्ट्रक्चर, तो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे गांधी जी को अटैक किया तो जो सोलापुर के जो भी वर्कर्स थे उन्होंने क्या कर किया, तो जो ब्रिटिशर्स के स्ट्रक्चर थे, यानी कि जो भी पुलिस पोस्ट हो गया या म्युनिसिपल बिल्डिंग हो गया, तो इस सब चीजों को इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था भाई, तो इसको एक तरीके से अटैक यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिया था। किसने, इंडियंस ने। इंडियंस के कौन, इंडस्ट्रियल वर्कर ने। क्यों भाई, हमारे गांधी जी को थोड़ी ना तुम लेके जाओगे। ठीक है, अब तो हम तुम्हें यहाँ से भेजेंगे इसीलिए। तो देखो, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय अटैकिंग पीसफुल सत्याग्रह। ठीक है, beating women, ठीक है, and children and arresting roughly 1 लाख people। अब देखो यार, जो गवर्नमेंट था उनका क्या रिस्पॉन्स था, तो उन्होंने पीसफुली जो भी मतलब चल रहा था, सत्याग्रह हो गया ये सब चीजें, तो यहाँ पे इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद जो महिलाएं थी उनको मारना स्टार्ट कर दिया था, बच्चों को भी तोड़ ताड़ दिया था, और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने क्या किया, तो उस टाइम पे अरेस्ट किया था। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं, देखो, अब ये सब चीजें इतना चल रहा था, अब इरविन भाई भी अपना क्या हो गया, राजी हो गया। अब इरविन भी क्या रहा है, यार तुम सबको क्या हो रहा है भाई,
गांधी जी के साथ मिलके भाई इतना ज्यादा तुम हम पे अत्याचार करोगे। तो अब गांधी और इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। ये गांधी और इरविन पैक्ट स्टार्ट हुआ भाई, क्लियर है। अब क्या होता है भाई, इसमें भी ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, इसमें गांधी जी एग्री हो जाते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो गांधी जी ना, ये जो मूवमेंट चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इसको एक तरीके से ना ऑफ कर देते हैं, ठीक है, बंद कर देते हैं इस मूवमेंट को। और ये गांधी इरविन पैक्ट साइन करते हैं 5 मार्च 1931 को, क्लियर है। अब गांधी एग्री हो जाते हैं किस चीज के लिए, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। कहाँ पे ये होता है, लंदन में होता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट वहां की होती है वो एग्री हो जाती है, जितने भी वो पॉलिटिकल प्रिजर्व मतलब जो भी लीडर्स होते हैं उनको कैदी वैदी बना के रखा है, तो उसको भी ये क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, क्लियर है। अब दोनों में ये डील चलता रहता है। लेकिन यार ये नेगोशिएशन जो होता है ना, जो लंदन में ये नेगोशिएशन होता है, ये ज्यादा दिनों के लिए नहीं होता है। ये ब्रोक डाउन हो जाता है इन दिसंबर 1931 में, क्लियर है। देखो 5 मार्च 1931 में क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दिसंबर 1931 में ही ये नेगोशिएशन क्या हो गया, पूरी तरीके से टूट गया। अब गांधी जी क्या करेंगे, वही पुराना चीज है ना, फिर से अब गांधी जी आंदोलन करेंगे, ठीक है, यानी कि अपना एक अलग मूवमेंट लेके आएंगे सिविल डिसोबीडियंस का, ठीक है। तो देखो, गांधी फाउंड अ न्यू वेव ऑफ रिप्रेशन, द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। यानी कि कहीं ना कहीं गांधी जी अब क्या कर रहे हैं, उनको एक अलग ही चीज है, मतलब ये समझ में आ रही है कि भाई अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा, जो कांग्रेस है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और फिर से जो गफ्फार खान है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ के साथ नेहरू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। जैसे ही वो रिटर्न आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो पाते हैं जो कांग्रेस है वो एक तरीके से इलीगल डिक्लेयर हो गया है, और जो गफ्फार खान है और नेहरू है ये जेल में बंद है। उसके बाद गांधी क्या करते हैं, रीलॉन्च करते हैं मूवमेंट को, किसमें, 1932 में। लेकिन ये जो मोमेंटम है ना, ये धीरे धीरे अब कम होते जा रहा है। 1934 में ये पूरी तरीके से अपना मोमेंटम क्या कर देगा, लॉस कर देगा, यानी कि खो देगा, क्लियर है यहाँ तक भाई, बढ़े आगे। तो इसीलिए अब समझ में आया यहाँ पे रीलॉन्च क्यों है, क्योंकि ये गांधी इरविन का जो पैक्ट है ये ज्यादा देर तक नहीं चलता है ना भाई। दिसंबर 1931 में ये क्या हो जाता है, ये नेगोशिएशन टूट जाता है, तो इसीलिए अब इन्हें रीलॉन्च करना पड़ता है, क्लियर है। अब देखो, जो पार्टिसिपेंट थे वो इस मूवमेंट को किस तरीके से ले रहे थे, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं। देखो, हर एक बंदे का अपना एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है ना बेटा, एक अपना अलग नजरिया होता है। तो जो रिच पीजेंट थे ना, ठीक है, वो कौन थे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम ये भी देखेंगे उन्होंने ज्वाइन ही क्यों किया था। तो एक एक चीज को अच्छे से करेंगे, प्लीज आप अच्छे से इसको समझना, ठीक है। मैं तो सही से समझा ही रहा हूँ, ठीक है। पूरे फोकस से आप क्या करना, इसको पढ़ना भाई, ठीक है। वीडियोस अगर देख भी रहे हो तो पूरे फोकस से देखना, ठीक है, बीच में इधर उधर मत जाना, ठीक है, नहीं तो आप भी अपना मोमेंटम क्या कर दोगे, खो दोगे, क्लियर है। जैसे गांधी जी ने अपना मोमेंटम खो दिया था, कब खोया था, 1934 में, दिख रहा है, ये रहा ना, क्लियर है। तो आप ऐसा मोमेंटम मत खोना, लगे रहना भाई, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। देखो, जो रिच पीजेंट थे ना, वो कौन थे, हु वर दे, तो रिच फार्मिंग communities such as पट्टेदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो ये कौन थे, जो रिच पीजेंट थे, एक ये थे गुजरात के पट्टेदार और उत्तर प्रदेश के जाट्स, क्लियर है। अच्छा, व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, अब ये मूवमेंट में क्यों ज्वाइन हुए, तो सबसे पहले ये क्या कर रहे थे, कमर्शियल क्रॉप्स को यानी कि प्रोड्यूस कर रहे थे, उगा रहे थे। अब जो ये हमने अभी पढ़ा था ना, ग्रेट डिप्रेशन जो आता है, तो उसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो जाता है ना, तो इनका ये चीजें नहीं बिकता है। अब आप ही देखो, अगर मान लो कि एक्सपोर्ट सही से नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो रिच फार्मर है, क्या उनका सामान बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, क्या उनका सामान बिकेगा, नहीं बिकेगा भाई, क्या उनके पास इनकम आएगा, नहीं आएगा, उनका इनकम क्या होएगा, कम हो जाएगा ना।
तो क्या वो ब्रिटिशर्स को टैक्स दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए, ठीक है, आ रहे समझ में? तो इसीलिए ये क्या करते हैं, इस मूवमेंट में जुड़ जाते हैं। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस टैक्सेस, और साथ के साथ जो गवर्नमेंट है ना वो क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, जो कि भाई जो आपका टैक्स है ना उसको हम कम नहीं करेंगे, आप कहीं से भी हमें टैक्स दो। क्लियर है? अब वर्ड स्वराज मीन्स टू देम। अब हमने क्या देखा, हर एक बंदे के लिए ना स्वराज अपना अलग अलग है। क्लियर है? अब इनके लिए स्वराज का क्या मान है ना, यानी कि ये स्वराज को किस तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले लोअर लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा, ये लैंड रेवेन्यू से आप क्या समझते हो भाई? तो लैंड रेवेन्यू का सिंपल सा मीनिंग ये होता है, जो कि जो भी ब्रिटिशर्स को टैक्स के वे में देना, ठीक है, जिसे हम लगान कहते हैं, या मान लो कि लैंड टैक्सेस देना, अदर टैक्सेस देना, ठीक है, तो इस तरीके को ही हम क्या कह देते हैं, लोअर लैंड रेवेन्यू। क्लियर? रिलीफ फ्रॉम हैवी गवर्नमेंट टैक्सेस, और जो गवर्नमेंट जो है ना वो हैवी टैक्सेस लगा रही थी, तो उससे रिलीफ रिलीफ मिल जाए इन्हें। तो यही क्या है, इनका स्वराज का मतलब है। ठीक है, अब इनका क्या रोल था, रोल को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं रोल की बात करूँ ना, तो एक्टिवली सपोर्टेड दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि ये क्या कर रहे थे, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना उसको ये एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर है? और ये कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, किस चीज को ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो भी इनकी कम्युनिटीज थी ना उनको ये एक साथ लेकर आ रहे थे। क्लियर है? यानी कि जो भी इनका समुदाय था, कम्युनिटीज मतलब क्या होता है, समुदाय होता है ना, उसको क्या कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, संगठित कर रहे थे। क्लियर? उसके बाद ये इनकरेज कर रहे थे पीपल को। ठीक है। अच्छा, पीपल को ये क्यों इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि वो बॉयकॉट करे, किस चीज को, ब्रिटिश गुड्स को। ठीक है, ब्रिटिश गुड्स को ये क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब ये बेचारे भी भाई डिसपॉइंट हो जाते हैं ना, तो व्हाई वर दे डिसअपॉइंटेड? अब ये डिसअपॉइंटेड क्यों हो जाते हैं? तो सबसे पहले यार देखो, गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया था इस मूवमेंट को, कब, 1931 में। किस लिए? वही गांधी इरविन का जो पैक्ट होता है ना, जो साइन वाइन होता है, तो उसी चीज के लिए गांधी जी उसे क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो रेवेन्यू रेट है ना वो रिड्यूस नहीं होता है, ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं, और मैंने रिच पीजेंट जो है ना वो रिफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन दी मूवमेंट रीस्टार्ट इन 1932। अच्छा, जब ये इरविन और गांधी जी का जो पैक्ट होता है, मतलब ये राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है लंदन में, तो एक तरीके से ज्यादा दिन तक तो नहीं चल पाता भाई। ठीक है, बीच में वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू पूरी तरीके से चली जाती है। तो इसीलिए जब गांधी जी 1932 में फिर से जब इसको रीलॉन्च करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो रिच पीजेंट होते हैं वो इस मूवमेंट में ज्वाइन नहीं करते हैं। अब समझ में आया क्यों 1934 में आपका मतलब एक तरीके से मोमेंटम कमजोर हो गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं लोग नहीं आ रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया, आ गया। अब देखो, जो पुअर पीजेंट है, यानी कि जो गरीब किसान लोग हैं, उनके हिसाब से क्या था और वो कौन थे? तो हु वर दे, कौन पुअर पीजेंट थे? तो जो स्मॉल फार्मर थे और टेनेंट्स। अच्छा, टेनेंट्स मैंने आपको पहले ही बता रखा है, टेनेंट्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जो क्या करते हैं, किराए पे जमीन उमीन को लेते हैं। ठीक है, और वहां पे वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसी को ही हम क्या कह देते हैं, टेनेंट्स कह देते हैं। क्लियर है? कल्टिवेटेड लैंड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, ये क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं लैंड को, और रेंट पे लेते हैं, किससे, लैंडलॉर्ड से। ठीक है, रेंट पे लेते हैं और अपने लैंड पे ही मतलब सब कुछ उगाते उगाते हैं, तो उसी को ही हम क्या कह देते हैं, पुअर पीजेंट्स या पुअर फार्मर भी आप कह सकते हो। अच्छा, इन बेचारों का क्या प्रॉब्लम था, इनको क्या फेस करना पड़ रहा था? तो सबसे पहले इनकी यार इनकम जो थी ना वो काफी ज्यादा कम थी ड्यूरिंग द डिप्रेशन में। ठीक है, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो भी हमने देखा, तो इनकी इनकम और ज्यादा गिर गई थी। डिफिकल्टीज पेइंग रेंट टू लैंडलॉर्ड्स, यानी कि ये एक तरीके से लैंडलॉर्ड को पैसे देने में काफी ज्यादा इनको डिफिकल्टीज हो रही थी, काफी ज्यादा कठिनाई हो रही थी, ये सही से पे नहीं कर पा रहे थे।
क्यों? क्योंकि यार इनको भाई देखो, अब ये जहाँ पे भी काम कर रहे थे, जिस भी बड़े बड़े फार्मर्स के पास यानी कि बिग पीजेंट्स के पास, उनकी तो सामान एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी ना, जिससे कि उनके पास पैसा है, तो इनकी इनकम और ज्यादा कम हो रही थी। उसके बाद ये रेंट भी नहीं पे कर पा रहे थे लैंडलॉर्ड्स को। क्लियर है? आ रहा है समझ में? यहाँ तक तो आ गया समझ में। बढ़े आगे। देखो, व्हाट डिड दे वांट, यानी कि एक चाहते क्या थे। तो सबसे पहले भाई ये चाहते थे जो ये अनपेड रेंट है, यानी कि ऐसा रेंट जो हमने पे नहीं किया, ये एक तरीके से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, यानी कि हमें पैसा देना ना पड़े, जो भी रेंट है वो हमें देना ना पड़े। और हमें क्या हो, प्रोटेक्शन मिले, किससे? जो लैंडलॉर्ड से। ठीक है, जो मालिक लोग हैं जमीन के, वो उससे हमें क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, ताकि वो हम पे ज्यादा अत्याचार ना कर पाए। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद अब इनका पार्टिसिपेशन भी देख लेते हैं। ये क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं रेडिकल मूवमेंट को। ठीक है, जिसको लेड कौन करते हैं? जो सोशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जो सोशलिस्ट होते हैं और जो कम्युनिस्ट होते हैं, इन दोनों मतलब ये दोनों मिलके ही रेडिकल मूवमेंट को क्या करते हैं भाई? चलाते हैं। तो उसी को ही कौन ज्वाइन करता है? जो पीजेंट लोग होते हैं। ठीक है, जो पुअर पीजेंट होते हैं, वो इस मूवमेंट में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो देखो, वाई वॉज देयर रिलेशनशिप विद कांग्रेस अनसर्टेन, यानी कि कांग्रेस के साथ इनकी मतलब रिलेशनशिप जो थी वो क्यों अच्छा नहीं था, क्यों उसमें अनसर्टेनिटी आ रही थी। तो सबसे पहले जो कांग्रेस था ना, वो एक तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्या सपोर्ट नहीं कर रहा था? वही जो अभी हमने देखा, नो रेंट कैंपेन्स को। ठीक है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो, अब ये रेंट किसे नहीं देंगे? लैंडलॉर्ड को, यानी कि बड़े बड़े पीजेंट्स को। अब कांग्रेस जो है वो ये चाहता है जो कि भाई हमें क्या करना है, जितने भी जो लोग हैं ना, जो इस चीजों को एक साथ लेके चल रहा है, या मूवमेंट को एक तरीके से एक साथ लेके चल रहा है, हमें सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये नो रेंट कैंपेन को अगर मान लो कि ये सपोर्ट करते, तो कहीं ना कहीं जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इनका साथ छोड़ देते कांग्रेस का। तो इसीलिए जो कांग्रेस था उनको फियर था। ठीक है, किन से? रिच पीजेंट से और लैंडलॉर्ड से। तो जिसके कारण वो नो रेंट कैंपेन को समर्थन नहीं किए थे, सपोर्ट नहीं किए थे। Therefore, poor peasant did not receive full support from कांग्रेस, यानी कि जो पुअर पीजेंट थे उनको कांग्रेस से पूरा फुल सपोर्ट नहीं मिला था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो बिजनेस क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, ठीक है, वो कौन थे? वाई डिड दे ज्वाइन? ठीक है, उन्होंने ज्वाइन क्या किया, क्यों किया था? अब आपको भी पता है जो बिजनेस क्लासेस कौन लोग थे? ऐसे लोग जो मतलब एक तरीके से बिजनेसेस करते थे, जिनके पास खुद का इंडस्ट्री होता था उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग इसके अंडर में आते थे। अब वाई डिड दे ज्वाइन? क्यों इन्होंने ज्वाइन किया था? तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इंडियन बिजनेसमैन अर्न लार्ज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल। क्लियर है? अब जो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो ये इंडियन बिजनेसमैन थे ना, ये काफी ज्यादा प्रॉफिट ये कमा रहे थे उस टाइम पे। ठीक, आ रहा है समझ में? अब इनकी क्या थी ना, कुछ डिमांड थी। क्या डिमांड था? तो सबसे पहले इनको प्रोटेक्शन चाहिए था जो फॉरेन से जो भी इंपोर्ट्स आ रहा था। अच्छा, सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, जो ये बिजनेस क्लास या इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते थे? तो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो इंडियन बिजनेसमैन होता था ना, जो काफी ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करता था और पावरफुल बन गया था, वैसे लोग थे। अब इनके कुछ डिमांड भी थे। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन इंपोर्ट्स। अच्छा, इनको क्या है, जो इंपोर्ट्स है ना, जो फॉरेन से कुछ भी चीजें इंडिया में आ रहा है, उससे इन्हें क्या मिलना है? प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि देखो, अब बाहर से अगर सामान आएगा इंडिया में, तो इंडियंस क्या जो चीजें इंडिया में चल रही है उसको जल्दी खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा भाई। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन गुड्स होते थे ना, ये काफी ज्यादा सस्ता होते थे, और जो इंडियन गुड्स होते थे ये थोड़ा उसके रिगार्डिंग यानी कि थोड़ा वो महंगा होता था। तो इसीलिए जो लोग थे वो फॉरेन इंपोर्ट्स गुड्स को काफी ज्यादा प्रेफर करते थे। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी चीपेस्ट। ठीक है, काफी ज्यादा सस्ता होता था।
उसके बाद ये क्या कर, और ये इनका क्या डिमांड था, तो एंड ऑफ कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, यानी कि जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर आ रहे थे इनके ट्रेड के ऊपर, तो उसको ये क्या करना चाहते थे, एंड करना चाहते थे। क्लियर है, यानी कि जो भी ब्रिटिशर्स जो भी इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाते थे ट्रेड पे, ये चाहते थे यार तुम ट्रेड पे, हमारे ट्रेड पे क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, यानी कि हम तो इंडियन से भाई, तुम इंडिया में ही आ रहे हो और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, यहाँ तक कि हम अगर कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं उस पे भी तुम आके बोल रहे हो। तो ये इनका एक ये डिमांड भी था। उसके बाद ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, इंपोर्ट कम होएगा, उसके बाद आपका क्या कहते हैं कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन कम होएगा ट्रेड के ऊपर, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अपने आप ही इंक्रीज होएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म होता है, जैसे इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में, उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, कब होता है ये, 1927 में। क्लियर है यहाँ तक भाई। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स भी हैं। ठीक है, सबसे पहले जेडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट टू द मूवमेंट, ये क्या कर रहे थे, जो भी फाइनेंशियली मतलब रिक्वायरमेंट हो रहा था तो वो प्रोवाइड करवा रहे थे। उसके बाद और क्या कर रहे थे, ये रिफ्यूज टू बाय एंड सेल इंपोर्टेड गुड्स, यानी कि जो भी इंपोर्टेड गुड्स है उसे क्या कर रहे थे, रिफ्यूज कर रहे थे, यानी कि ना वो खरीदेंगे ना वो बेचेंगे। क्लियर है यहाँ तक। Why did support decline later, यानी कि ये जो सपोर्ट था वो क्यों कम हो गया था, तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका मोमेंटम क्या हो गया था, टूट गया था भाई। ठीक है, जो मेमोरेंडम जो भी साइन हुआ था वो एक तरीके से वो भी टूट गया, तो वो कहीं ना कहीं 1934 में पूरा मोमेंटम आपको कम देखेगा भाई। यानी कि देखो, अब हमने क्या देखा था, जो लोग थे वो धीरे धीरे गांधी जी को सपोर्ट करना कम कर रहे थे, क्यों, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर हो गया था। उससे पहले 1931 में इन्होंने जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेके आए थे वो अच्छा खासा लोग वहां पे जुड़े थे, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये लोग भी मतलब काफी कम आए थे। फियर ऑफ ग्रोइंग सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस, अब क्या हो रहा था, जो सामाजिक तत्व थे उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा हो रहा था। ठीक है, जो भी सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस थे काफी ज्यादा हो रहा था, तो उसका भी इनको डर सता रहा था। क्लियर है। उसके बाद कंसर्न थी, ये किस चीज के रिगार्डिंग कंसर्न थे, जो भी डिसरप्शन हो रहा था बिजनेस एक्टिविटी में, तो इसके कारण इनको मतलब थोड़ी बहुत कह सकते हैं चिंता थी या डिप्रेस रहते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बिजनेस एक्टिविटी थी वो उतनी ज्यादा सही से नहीं चल रहा था। एक तो यार बाहर से विदेश से सामान आ रहा था इंडिया में, वो भी सस्ते दामों पे, तो लोग क्या कर रहे थे, इंडिया के सामान को कम खरीदे, लोग क्या कर रहे थे, इंडिया के सामान को कम खरीद रहे थे, और जो ब्रिटिश सामान गुड्स था उसको ज्यादा खरीद रहे थे। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब हम इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट, वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द लार्ज नंबर, यानी कि जो वर्कर थे ना वो ज्यादा वर्कर इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। क्लियर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मेजर पार्टिसिपेशन वाज सीन इन द नागपुर रीजन, यानी कि ज्यादातर आपको पार्टिसिपेशन भी दिखेगा ना, वो कहाँ पे दिखेगा, नागपुर रीजन में दिखेगा। जो कांग्रेस थे, कांग्रेस वाज बिकमिंग क्लोजर टू इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि जो कांग्रेस थे वो किसके क्लोज थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के। और क्या ये वर्कर के क्लोज होंगे, नहीं होंगे भाई, क्यों, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पैसा मिलता था, अभी हमने देखा था ना। ठीक है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता था, तो कैसे उस इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ छोड़ दे कांग्रेस, तो इसीलिए। और जो वर्कर थे वो कहीं ना कहीं ये भी महसूस कर रहे थे ये लोग हमारी डिमांड को इग्नोर कर रहे हैं, जब इग्नोर कर रहे हैं तो हम जुड़े ही क्यों भाई इनके साथ। ठीक है, आगे भाई यहाँ तक समझ में। अब देखो देयर एक्टिविटीज, अब इनका क्या क्या एक्टिविटीज था ये भी, तो इन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया था फॉरेन गुड्स को, स्ट्राइक अगेंस्ट किया था लो वेजेस, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इन्हें लो वेजेस दे रहे थे तो उसके अगेंस्ट में ये क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। और इनका यार जो वर्किंग कंडीशन था ना वो काफी ज्यादा पुअर था। ठीक है, क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट में रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक 1930 में। ठीक है,
अच्छा याद होएगा जो रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक जो था ना, ये हमने पहले डिस्कशन भी कर लिया था। क्लियर है? तो जब आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज यार, ये जो चैप्टर है ना, इसको देखने से पहले प्लीज, है ना, 2-3 बार मैंने कह दिया, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को जरूर अच्छे से देख लेना। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये डॉक वर्कर स्ट्राइक क्या था 1932 में, ये तो हम अभी पहली बार देख रहे हैं, है ना, डॉक वर्कर स्ट्राइक। तो जो मजदूर, जो वहां के जो भी मजदूर, जो भी वर्कर थे ना, उनका जो सैलरी था वो काफी ज्यादा कम था। ठीक है, यानी कि बहुत कम था। और जो उनके मतलब जो भी वर्किंग कंडीशन थे ना, वो भी काफी ज्यादा खराब था। ठीक है, और उनको बहुत सारी चीजों का ना सामना करना पड़ रहा था। तो इसी के लिए उन्होंने क्या किया, बॉम्बे डॉक वर्कर्स यूनियन के बैनर के नीचे, मतलब बैनर के साथ वो एक साथ मिलकर काम क्या कर दिए थे भाई, बंद कर दिए थे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया, डॉक वर्कर स्ट्राइक यही था। ठीक है, देखो चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ डॉक वर्कर स्ट्राइक में क्या था। जो वहां के डॉक वर्कर्स थे, अच्छा डॉक वर्कर्स किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा जो भी बड़ी बड़ी मतलब शिप्स होती हैं, ठीक है, पोर्ट्स पे, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो भी सामान को लोडिंग करता है, अनलोडिंग करता है, यानी कि सामान को शिप में चढ़ाता है या उतारता है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, डॉक वर्कर्स कहते हैं। तो उस टाइम पे क्या था ना, उनकी सैलरी एक तो कम थी, दूसरा उनका वर्किंग कंडीशन काफी ज्यादा खराब था। तो इसीलिए इन लोगों ने मिलके क्या किया था भाई, स्ट्राइक किया था। क्लियर है? अब क्या, थाउजेंड ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टिन माइंस वो गांधी कैप्स एंड जॉइंट प्रोटेस्ट। अच्छा, वॉर मतलब क्या होता है, पहनना, है ना, वे वो, ठीक है। क्लियर है? तो वॉर मतलब क्या होता है भाई, पहनना होता है। अब जो छोटा नागपुर था ना, वहां पे हजारों वर्कर्स ने क्या किया था, गांधी टोपी पहना था और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। अब देखो, व्हाई डिड नॉट कांग्रेस सपोर्ट वर्कर्स फुल्ली, यानी कि जो कांग्रेस था वो वर्कर्स को फुल सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा था, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहला मेन रीजन हम ये भी कह सकते हैं, जो कांग्रेस था ना, उसको एक तरीके से फियर था, उसको क्या था भाई, डर था। अच्छा, किस चीज का डर था, तो उसे एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट खो देने का डर था। यानी कि उनको ये लग रहा था, अगर हम इन वर्कर के साथ मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उसका हम एक तरीके से सपोर्ट खो देंगे। और ये जो ये भी चाहते थे, जो कि यार हम क्या करें, सभी ग्रुप्स को एक साथ लेकर चले, जो भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में है, एंटी ब्रिटिश है, ग्रुप है, उन सभी को हम यूनाइट करें और एक साथ लेकर चले। लेकिन अगर ये वर्कर्स के साथ आते तो कहीं ना कहीं इनके साथ दुश्मनी मोल लेते। ठीक है, किसके, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। तो इसीलिए, क्लियर भाई? अब आते हैं वुमेन के ऊपर। जो वुमेन थी, ठीक है, उन्होंने मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरीके से हिस्सा लिया भी था या नहीं लिया था, एक एक चीज को अच्छे से देखते हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेटेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि पहली बार इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो वुमेन थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, इनकी क्या क्या एक्टिविटीज थी ये भी देखो। तो इन्होंने जॉइंट प्रोटेस्ट मार्चेस, ठीक है, जो भी मतलब दांडी मार्चेस हुआ तो उन्होंने क्या किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और सेल्ट को, जो सॉल्ट था, ठीक है, सेल्ट भी कह दो या सॉल्ट कह दो, ठीक है, तो उसको क्या किया था, मैन्युफैक्चर्ड किया था, बनाया था। लिकर शॉप के बाहर क्या किया था, धरना प्रदर्शन किया था। फॉरेन क्लोथ्स को क्या किया था, बॉयकॉट किया था। और मैनी वुमेन वेंट टू जेल, और इसके कारण जो कई सारी महिलाएं थी उनको जेल भी बेचारियों को जाना पड़ा था भाई उस टाइम पे। ठीक है, हु वर दीज वुमेन, यानी कि वो वुमेन कौन थी, तो अर्बन एरिया की जो भी हाई कास्ट फैमिली थी एक तो वो थी, और जो रूरल एरिया था तो उसके जो रिच पीजेंट फैमिली से जो भी ताल्लुक रखती थी वो थी। क्लियर है? यानी कि अगर हम दोनों में देखें तो जो हाई क्लास की लेडीज थी वही इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था, इसमें पार्टिसिपेट लिया था। अब गांधी जी का क्या व्यू था, गांधी जी किस तरीके से वुमेन को देखते थे, तो गांधी जी का ये विश्वास था, ये बिलीव था, जो वुमेन है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने घर में और अपने फैमिली को टेक केयर करना चाहिए, यानी कि अपने घर का और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, एक अच्छी बीवी होने के नाते और एक अच्छी
माँ होने के नाते। क्लियर। अब इसके कुछ लिमिटेशन भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब कांग्रेस जो है ना, वो रेयरली गेव वुमेन लीडरशिप पोजीशन, यानी कि एक तरीके से रेयरली चांसेस होता था जो कि हाँ किसी वुमेन को उन्होंने एक लीडरशिप वाला पोजीशन दिया है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ना इन्होंने क्या किया था, एक सिंबॉलिक वे में ही उनकी पार्टिसिपेशन को रहने दिया था। अच्छा, सिंबॉलिक वे मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है एक्टिव होना और एक होता है पैसिव, ठीक है। क्लियर है। यानी कि जो वुमेन थी ना, वो पार्टिसिपेट तो कर रही थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो इतना ज्यादा उन्हें एक्टिव नहीं रखा जाता था, यानी कि वो हमेशा पीछे ही रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम एक दो चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। अब लिमिट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही आपको ये चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, तो द दलित अनटचेबल पार्टिसिपेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे जो दलित लोग थे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस इग्नोर दलित फॉर फियर ऑफ एलिनेटिंग कंजर्वेटिव अपर कास्ट हिंदूज, जिसे हम सनातनीज भी कहते हैं। यानी कि जो कांग्रेस था ना, वो इग्नोर कर रहा था दलित को, और कहीं ना जो दलित थे वो अपने आप को ना एलिनेट भी फील कर रहे थे, ठीक। किस चीज से एलिनेट? जो भी मतलब ये हिंदूज थे, ठीक है, इन सब से इनको थोड़ा बहुत फियर भी था। यानी कि उन्हें ये लग रहा था जो कि भाई आगे फ्यूचर में ये हमारे चलने दे या ना चलने दे, मे भी हो सकता है जैसे ये अभी हम पे अत्याचार कर रहे हैं, मे भी फ्यूचर में भी ये लोग ऐसे ही करें, ठीक है। अब गांधी जी का भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स होएगा ना भाई, वो भी गांधी जी भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी ने दलितों को क्या बोला? इन्हें बोला हरिजन, ठीक है। अच्छा, हरि मतलब होता है भगवान, ठीक है। जन मतलब लोग, भगवान के लोग, या चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स, यानी कि भगवान के बच्चे। और गांधी जी ने क्या किया, खुद ही टॉयलेट को साफ किया, ताकि ये जो लेबर है ना, इनकी डिग्निफाइड रहे, यानी कि इनकी गरिमा रहे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह फॉर देयर एक्सेस टू टेम्पल एंड पब्लिक यूटिलिटी। गांधी जी चाहते थे जो भी दलित है, ठीक है, वो क्या करे, टेम्पल में एंट्री करे और जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं उसको यूज करे अच्छे से। क्लियर है यहाँ तक भाई? अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? तो सबसे पहले उन्होंने फॉर्म किया था, बनाया था किस चीज को, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में, ठीक है। एंड डिमांडेड दिस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित एट दिस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, डिमांड रखा था सेपरेट इलेक्टोरेट का। क्लियर है। और साथ के साथ उन्होंने फॉर्म भी किया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को 1930 में। अच्छा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित क्या था? तो देखो, अब सेपरेट इलेक्टोरेट हम उसे कहते हैं, मान लो कि कोई भी है, सपोज जो हिंदूज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, हिंदू को ही वोट देंगे, या जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को ही वोट देगा। आगे समझ में, मुस्लिम लीडर को ही मुस्लिम वोट देगा। तो वैसे ही जो दलित हैं वो किसे वोट देंगे, दलित को ही वोट देंगे। आगे समझ में? तो ये किसका डिमांड था, ये बी आर अम्बेडकर का डिमांड था। तो अब क्या होता है, जो गांधी जी होते हैं ना, वो इससे नाखुश होते हैं, ठीक है। और वो भूख हड़ताल पे पहुंच जाते हैं, यानी कि फास्ट अनटू डेथ पे, ठीक है। अब जो अम्बेडकर जी थे, ठीक है, जो बी आर अम्बेडकर थे, वो गांधी जी की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो इसी के कारण यानी कि उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने मतलब मना किया था। गांधी जी ने कहा था जो कि ये जो आप सेपरेट इलेक्टोरेट का जो भी डिमांड कर रहे हैं ना, आप प्लीज इस डिमांड को वापस ले लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया था, उनको तो और ज्यादा ही और था ना भाई, इनको आपस में लड़वाओ इंडियंस को, ठीक है। क्लियर है। तो इसीलिए तो ब्रिटिशर्स भी भाई अम्बेडकर की बात उस टाइम पे मान गए थे, तो इसी के कारण गांधी जी कहाँ पे आ गए थे, फास्ट इनटू डेथ पे आ गए थे, ठीक है। गांधी जी ने ये कहा था जो कि यार अगर मान लो कि कोई भी है, ठीक है, अगर आप सेपरेट इलेक्टोरेट कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो हिंदू सोसाइटी है ना, इसमें आपका एक तरीके से आना जाना नहीं हो पाएगा।
ठीक है, यानी कि एक तरीके से काफी ज्यादा हिंसाएं बढ़ जाएगी, यानी कि लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे। क्लियर है? यहां तक तो आ गया भाई समझ में आपको? ठीक है। तो वे बिना मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, देखो, तो अंबेडकर considered resulting in the Pune Pact, which granted reserve seat to the depressed class in legislative council। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो पूना पैक्ट हुआ था इसमें गांधी और अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था, तो इसमें जो अंबेडकर थे ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो भी मतलब डिप्रेस क्लासेस है ना, उसका सीट आप क्या कर दीजिए, रिजर्व कर दीजिए। ठीक है, फिर हम सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड नहीं उठाएंगे, और कहीं ना कहीं गांधी जी भी क्या हो गए थे, इस बात से एग्री हो गए थे। क्लियर है भाई यहाँ तक? बढ़िया आ गया। अब मुस्लिम लीग पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जो मुस्लिम लीग था ना, ये एक तरीके से अपने आप को ना ये भी एलिनेटेड फील कर रहे थे। किससे एलिनेटेड फील कर रहे थे? कांग्रेस से। क्यों? क्योंकि देखो, जब नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जब मतलब एक तरीके से इसका डिक्लाइन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था, जो वॉर सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस ही एलिनेटेड फेल्ट कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, विच ग्रू विजुअली क्लोजर टू हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। यानी कि उनको ये लग रहा था ना यार, ये जो कांग्रेस है ना, ये कहीं ना कहीं हिंदू महासभा के कुछ ज्यादा ही करीब है, यानी कि ये रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप की तरह बन रखा है। क्लियर है? तो इसी के कारण ये अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे। अब इसी में क्या होता है, 1927 में जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं, जो मुस्लिम लीग के होते हैं, वो एग्री करते हैं टू गिव अप सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कि वो ये कहते हैं भाई चलो, हम ना सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम नहीं मानते। लेकिन जो मुस्लिम है ना, उनका सीट क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए। कहाँ पे? सेंट्रल असेंबली में। और साथ के साथ मान लो कि जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस है, लाइक पंजाब एंड बंगाल, ठीक है, तो यहाँ पे इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिले। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम किसे कहते हैं? मान लो कि अगर कहीं किसी इलाके में 60% मुस्लिम है या 80% मुस्लिम है, तो वहां पे 80% सीट किसके हाथ में रहेगा? मुस्लिम लीग के हाथ में रहेगा। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, all hopes for a compromise vanished at the all parties conference in 1928 due to a strong opposition from M.R. Jayakur of the Hindu Mahasabha। यानी कि देखो, अब ये जो भी चीजें ये डिमांड उठाते हैं ना, तो इनका एक तरीके से लोग क्या करते हैं भाई, काफी ज्यादा विरोध करते हैं। ठीक है, और खासकर इसमें सबसे पहले कौन आता है? जो हिंदू महासभा के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आ गया समझ में? तो देखो, अच्छा, एक बार फिर से बता देता हूँ, चलो भाई। तो जो ये 1928 में जो भी मतलब ये लोग बैठते हैं, ठीक है, जो भी मतलब ये पार्टीज कॉन्फ्रेंस करती है, तो उसमें जो एम आर जायकर होते हैं ना, ये इसका काफी ज्यादा विरोध करते हैं। ठीक है, और जो ये समझौता होता है ना, क्या चीज, यहाँ पे जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये एक तरीके से एग्री हो जाता है ना सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, जो कि हाँ भाई अब मैं सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने दो डिमांड रखी थी, लेकिन इसका विरोध जैसे एम आर जयकर ने किया, हिंदू महासभा के, तो उसके बाद ये चीजें क्या हो गई, जो भी उम्मीद थी ना, जो कि हाँ अब ये मान जाएंगे, वो उम्मीद भी क्या हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। क्लियर है? अब सर मोहम्मद इकबाल व्यूज 1930। अब इनका क्या व्यू था? तो एज प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, ही डिफेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट एज अ सेंसर सेफगार्ड फॉर द मुस्लिम माइनॉरिटीज कल्चर एंड आइडेंटिटी। यानी कि ये जो सर मोहम्मद इकबाल जो थे, इनके हिसाब से जो मुस्लिम मतलब ये जो थे, ये एक तरीके से मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था ना, ये एक तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या कर रहे थे, सेफ गार्ड कर रहे थे, और इसी के कारण इन्होंने पाकिस्तान का लास्ट में डिमांड रखा था। भाई ये अच्छे से खेल गए थे उस टाइम पे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? अब चलो यार देखो, अब ये आपका ना साइड में थोड़ा सा ही इंफॉर्मेशन मतलब दिया हुआ था,
तो ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, भगत सिंह एंड रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म। Clear? Many young nationalists believe that freedom could not be achieved only through non-violence। यानी कि जो काफी यंग नेशनलिस्ट थे उनका ये मानना था जो फ्रीडम है ना वो हमें नॉन वायलेंस से तो आ ही नहीं सकता, हमें ये फोर्सफुली लेके आना पड़ेगा। तो इसी के कारण क्या होता है, एक पार्टी का गठन होता है जिसका नाम क्या होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसको हम HSRA भी कहते हैं। ये कब फाउंड होता है, 1928 में। कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला, जो कहाँ पे बेटा, दिल्ली में। और इसके कुछ इंपोर्टेंट लीडर है, भगत सिंह है, जतिन दास है और अजय घोष है। क्लियर है यहाँ तक? अब इनके कुछ इंपोर्टेंट एक्शन भी थे उस टाइम पे। तो 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करते हैं, बम को फेंक देते हैं। और साथ के साथ जो लॉर्ड इरविन, मतलब जो भी लॉर्ड इरविन थे, उनके ट्रेन पे इन्होंने हमला करने की भी कोशिश की थी, अटेम्प्ट टू ब्लो अप लॉर्ड इरविन्स ट्रेन। क्लियर है यहाँ तक? अब भगत सिंह आइडियाज ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये क्या थे, ये एक तरीके से चाहते थे जो सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज हो। ठीक है, यानी कि सामाजिक और लोकतांत्रिक क्या हो, चेंज हो। डिड नॉट सपोर्ट वायलेंस फॉर इट्स ओन सेक, यानी कि ये नहीं चाहते थे जो कि यार बिना किसी कारण के, मतलब ये हिंसा के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी कारण नहीं है, हिंसा हो रहा है, तो ये उसके सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। ठीक है, और साथ के साथ उनका ये भी मानना था, ठीक है, यानी कि ही बिलीव्ड फ्रीडम वाज द बर्थ राइट ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि जो फ्रीडम है ये एक तरीके से सभी लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। और इनका एक फेमस स्लोगन भी था, इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि लॉन्ग लाइफ क्या, रिवॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? तो भाई आपका ये थर्ड पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज यार, अगर आपको ये वीडियोस अगर हमारा अच्छा लग रहा हो, है ना, तो आप इसे क्या करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू यार।